मिस गौरव प्रजापत सिकरनी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम 10th क्लास के एक नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। यदि इसको हिंदी में बोला जाए तो इसको क्या बोलेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। बिल्कुल निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं और ये आपके 10th क्लास की जो बुक है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। इससे ज़्यादा इजी चैप्टर कोई हो नहीं सकता। और देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल 2 फॉर्मूले हैं। उन 2 फॉर्मूले को थोड़ा सा लर्न करना है और उनको भी लर्न करने के तरीके हमारे पास है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री था वहां पर भी मैंने आपको बताया था, त्रिकोणमिति की बात कर रहा हूं, त्रिकोणमिति में मैंने आपको बताया था कि वहां पर भी हमें फॉर्मूले नहीं याद करने हैं, वहां पे भी हमने छोटी छोटी ट्रिक्स बनाई थी फॉर्मूले को याद करने के लिए। तो ये जो हमारा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, तो इसके अंदर भी हम बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स बनाएंगे जिससे आपके फॉर्मूले याद हो जाए। और इससे ज़्यादा इजी चैप्टर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो फॉर्मूला लगाना है छोटे छोटे, और दूसरी बात आप जो बचपन से लेके अब तक ग्राफ पढ़ते आए हो वही ग्राफ हमें काम करना है। उसी ग्राफ पे हमें काम करना है कि ग्राफ के अंदर किस तरह प्लॉट किया जाता है और किस तरह काम किया जाता है, वही सब हमें देखना है। तो निर्देशांक ज्यामिति आपके आरबीएससी कोर्स की मैं बात करूं, यहां पर यदि मैं बात करता हूं आरबीएससी की मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारा 5 to 6 मार्क्स का चैप्टर है। और यदि मैं सीबीएसई की मैं बात करता हूं तो भी ये हमारा 5 to 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इजी के साथ साथ ये नंबर गेन वाला चैप्टर है। तो यहाँ पर आपके कभी भी कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, मतलब आपको थोड़ा माइंड खपाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको सीधा ही सामने दिख जाएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है या फिर इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये सब आपको दिख जाएगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। अब देखिए इसकी जो प्रस्तावना है, अब देखिए प्रस्तावना हमारी हिंदी बुक्स में होती है कि किसी भी चीज को हम जब शुरुआत करते हैं, यदि मैं आपको बात करूं तो त्रिकोणमिति जब मैंने शुरुआत की थी तब मैंने आपको त्रिकोणमिति के बारे में ये चीज बताई थी कि त्रिकोणमिति होती क्या है, हम उसका यूज कहाँ करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ मतलब हमारे दिनचर्या में हमारे त्रिकोणमिति कहाँ यूज होती है, इसके साथ साथ हमारे उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले आने वाले हैं, उन सब के बारे में देखा था। तो अब हम देख रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है, देखिए पहले देखते हैं निर्देशांक के ऊपर, फिर जाएंगे ज्यामिति के ऊपर। देखिए निर्देशांक क्या होता है, किसी भी बिंदु का, अब देखिए कोई भी चीज बनती है तो वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो किसी भी बिंदु का एक अक्ष पर, अब देखिए यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक अक्ष भी हो सकता है, 2 अक्ष भी हो सकते हैं और 3 अक्ष भी बोल सकते हैं। देखिए एक अक्ष मतलब 1D, 2 अक्ष मतलब 2D और 3 अक्ष मतलब 3D। तो किसी भी अक्ष का जो प्लेन बनता है, प्लेन का मतलब तल, किसी भी तल के ऊपर किसी भी बिंदु को दर्शाना। अब देखिए बिंदु को दर्शाना मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर आपको एक व्हाइट स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर मैं एक बिंदु बनाने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक बिंदु बनाया है, इस बिंदु को मैंने दर्शा दिया कि ये बिंदु यहाँ है, लेकिन ये बिंदु है कहाँ, इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन मतलब बताऊँ कि इसकी स्थिति है, उसको दर्शाना हमारे लिए क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए जब तक मैं इसकी स्थिति नहीं बताता तब तक आपको क्या लगेगा कि ये एक समतल तल है, इस समतल तल पे ये बिंदु कहीं पे भी पड़ा हो सकता है। अब ये बिंदु कहीं पे भी मतलब क्या हो सकता है, ये नेगेटिव एक्सेस पे हो सकता है, पॉजिटिव एक्सेस पे हो सकता है, या फिर इसको 3D में भी कर सकते हैं, 2D में भी कर सकते हैं, तो ये कहीं पे भी हो सकता है। तो इसका एक निश्चित जगह पर दर्शाना, निश्चित जगह पर दर्शाना मतलब एक इसका स्थान देना कि ये इस स्थान पे रखा हुआ है, इसको बोलते हैं निर्देशांक। अब देखते हैं ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब होता है कि जो हमारे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई जो आकृति होती है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर जो बनती है आकृति बनती है हमारी, उसे बोलते हैं हम ज्यामिति। तो हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी ज्यामिति को, अब यहाँ पे ज्यामिति कहाँ से शुरू होती है, बिंदु से लगाकर ये कहाँ तक चली जाती है, रेखा, रेखा से चलते हैं हम त्रिभुज, त्रिभुज से चलते हैं हम वर्ग, वर्ग से चलते हैं वर्ग, वर्ग से चलते हैं आयत, आयत से चतुर्भुज, चतुर्भुज से पंचभुज, षटभुज, ऐसे चलता रहता है। तो इन सभी को हमारे जो निर्देशांक है,
अब निर्देशांक के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर दर्शाना क्या कहलाता है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी बिंदु को, किसी भी बिंदु, अब यहाँ पर मैं केवल एक बिंदु की बात करूंगा क्योंकि बिंदु से मिलकर हम सारी चीजें बना देते हैं। तो किसी भी बिंदु को हमारे किसी भी तल के अंदर, अब यहाँ पर तल मैं आपको बोल रहा हूँ 2D तल भी हो सकता है, 3D तल भी हो सकता है, तो यहाँ पर किसी भी बिंदु को दर्शाना क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते वक्त हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, हम ग्राफ पेपर के बारे में भी सीखेंगे और बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए हमने जो 9th तक पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, हम 9th तक पढ़ चुके हैं कि किसी भी बिंदु को हम ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं। इसलिए मैं आज आपको, आप 10th क्लास में हैं तो मैं आज आपको ग्राफ से रिलेटेड, अब देखिए ग्राफ से रिलेटेड वो सारी गलतियां बताने जा रहा हूं जो आप एग्जाम में करके आते हैं। और जब आप उसको एग्जाम में करते हैं तो आपका जो एग्जाम पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होता है वो जो 4 से 5 मार्क्स का होता है, तो उसके अंदर वो छोटी छोटी जो गलतियां होती है आज पहले उनको सीखेंगे। फिर उसके बाद में निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, क्या होता है उसका साइन क्या होता है, उसके साथ साथ हम उसके अंदर उसके जो फॉर्मूले हैं सब कुछ सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारी बेसिक चीज होती है निर्देशांक ज्यामिति की, वो होती है हमारी ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर के अंदर जो होने वाली जो छोटी छोटी जो गलतियां हैं हम सबसे पहले वो चीज देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम ग्राफ पेपर की तरफ कि ग्राफ पेपर के अंदर हमारी कौन कौन सी गलतियां होती है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ग्राफ पेपर के बारे में दर्शा रहा हूँ। इस ग्राफ पेपर के अंदर मैं आज आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, उन सब चीजों को आपको गौर से रखना है। देखिए जैसे मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाई थी, जब मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई थी कि इस फॉर्मूले को किस तरह याद करना है, इस फॉर्मूले में आप कौन सी गलती कर सकते हैं। और इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे हमने वो चीज पढ़ी थी जब हमने पढ़ा था एपी, मतलब हमारी समांतर श्रेणी पढ़ी थी, तब भी मैंने आपको छोटी छोटी गलतियां बताई थी। तो आज जहां पर हम शुरू कर रहे हैं, जब हमने क्लास 9th शुरू की थी तब से एक बार वापस रिवीजन कर रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी गलतियां होती है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ पेपर दिख रहा होगा, इस ग्राफ पेपर में हमारे पास कितनी अक्ष होती है, इस ग्राफ पेपर में हमारे पास 2 अक्ष होती है। देखिए ये जो अक्ष दिख रही है, अब देखिए ये जो अक्ष है ये किससे बनी है, पहले वो चीज देख लेते हैं। एक बार वापस चलते हैं प्रस्तावना में। देखिए हमारे पास क्या होती है, एक नंबर रेखा होती है। नंबर रेखा मतलब क्या होती है, देखिए ये हमारे पास नंबर रेखा होती है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अब ये क्या होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर रेखा होती है, जहां पर देखिए यहाँ पर 0 होता है। इसके यदि मैं राइट साइड की तरफ बात करूं, इसके यदि मैं राइट साइड की तरफ बात करूं तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, पॉजिटिव का 1 2 3 और उसके बाद क्या आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा 5। और यदि मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव नंबर रेखा मिलेगी, जैसे कि क्या आएगा -1, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा -3 और यहाँ आ जाएगा -4। ये तो हो गई हमारे पास एक रेखा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी रेखा को खड़ा करने वाला हूँ, मतलब इसी रेखा को थोड़ा सा घुमा दूंगा। तो मैं जैसे ही इसकी रेखा को घुमा दूंगा, इसी रेखा को घुमा रहा हूँ, सॉरी, इसी रेखा को जैसे ही मैं घुमाऊंगा, यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी टेढ़ी रेखा बन रही है, आप इसे रेखा सीधी मानिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है। देखिए यहाँ पर आएगा हमारे पास 0 और इसी रेखा को यदि मैं ऊपर की तरफ चलूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 और क्या आएगा 4, और नीचे की तरफ चलूँ तो क्या आएगा -1 -2 -3 और -4। अब देखिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि हमारे पास जो निर्देशांक ज्यामिति का जो ग्राफ है, उस ग्राफ में जो हम तल बनाने वाले हैं, अब देखिए किस तल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर एक समतल तल की बात कर रहा हूं जिसे निर्देशांक तल बोलते हैं। वो हमारा जो तल है उसमें जो अक्ष है, अब देखिए अक्ष क्या होती है, देखिए हमारे पास किसी भी चीज को दर्शाने के लिए एक अक्ष का सहारा लिया जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई एक बिंदु है, उस बिंदु को मैंने 2 नंबर पे रखा है। अब वो 2 नंबर पे वो कहाँ पर है, वो x अक्ष में है या y अक्ष पे है। तो ये जो हमारे पास अक्ष होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है, देखिए एक हमारे पास रेखा होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है हमारे पास वर्टिकल, मतलब जो एक खड़ी होती है और एक आड़ी रेखा होती है। इन दोनों के जीरो को आपस में मिला दिया जाता है। इन दोनों के जीरो को आपस में मिलाने का मतलब क्या हुआ, देखिए एक जीरो ये रहा हमारे पास और दूसरा जीरो ये रहा। जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लेके आऊँ, इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं इस रेखा को यहाँ ला रहा हूँ और इस रेखा को यहाँ लाने के बाद
इस 0 से 0 बना रहा हूँ, तब हमारे पास जो बनता है, देखिए यहाँ 1 2 3, नीचे आएगा -1 -2 और -3। तो ये जो हमारे पास तल बढ़ता है इसे निर्देशांक तल कहते हैं। इस निर्देशांक तल के अंदर अब हमारे पास कितनी अक्ष हो चुकी है, 2 अक्ष हो चुकी है। देखिए जब मैंने ये बनाई थी, पहले एक सिंपल रेखा बनाई थी, तब वो जो अक्ष था हमारा एक अक्ष था, उस अक्ष को हमने अब नाम देने वाले हैं। देखिए इस अक्ष को नाम दे रहा हूं मैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, और ये जो खड़ी रेखा है इसको मैं दे रहा हूँ वाई अक्ष। अब देखिए मेरी बात सुनिए, एक्सेस लिख रहा हूँ, यहाँ आएगा अक्ष, ठीक है। अब देखिए जो मैं आपको बात समझाने वाला हूँ वो सुनिए। देखिए मैंने आपको बोला था कि हमारे पास अक्ष होते हैं एक अक्ष, फिर होता है 2 अक्ष, उसके बाद होता है 3 अक्ष। इसका मतलब मैं इंग्लिश में बोलूँ ताकि आप इससे ज़्यादा फैमिलियर हो जाएं, तो एक होता है हमारे पास 1D, दूसरा होता है 2D, तीसरा होता है 3D। अब देखिए जो हमारे पास 2D होता है, जितनी भी आप फिल्में देखते हैं वो सब कितनी उसमें होती है, 2D में होती है, कोई कोई हमारे पास 3D फिल्में होती है। तो 3D फिल्मों में होता क्या है, 3D फिल्मों में होता है कि हमारे पास क्या होती है, एक अक्ष, उसकी जो एक अक्ष होती है वो बाहर की तरफ होती है। इसकी वजह से हमें जितनी भी चीज़ें होती है वो थोड़ी बाहर आई हुई दिखती है। तो अब मैं आपको क्या कहने वाला हूँ कि हम यहाँ पर क्या से पढ़ रहे हैं, 2D के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम यहाँ पर 2D के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें कौन सी अक्ष मिलेगी, हमें यहाँ पर 2 अक्ष मिलेगी। वो कौन सी है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और यदि मैं यही चीज़ 3D की मैं बात करूँ तो ये वाली जो चीज़ है हमारे पास 3 अक्ष में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी ये वाली चीज़ हमारे पास 3 अक्ष में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या लाएगी, जेड अक्ष। क्या कहलाएगी हमारे पास, जेड अक्ष। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जो 3D होती है उसके अंदर 3 अक्ष होती है, 2D के अंदर 2 अक्ष होती है, और 1D के अंदर 1 अक्ष होती है। अब देखिए इन सभी के अंदर हमको क्या करना है, एक बिंदु को दर्शाना है। तो इस बिंदु को दर्शाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, उसको हम सीखेंगे। लेकिन जो सबसे पहली जो चीज़ है, अब ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं तीसरे अक्ष के बारे में, ये चीज़ आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा में। लेकिन मैं आपको क्या कहने वाला हूँ कि जब हम 2 अक्ष का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उस अक्ष में कौन कौन सी गलतियां होती है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ पेपर है, इसके अंदर जो ये आड़ी पड़ी रेखा है इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। अब देखिए जो सबसे बड़ी जो गलती होती है एग्जाम में, आप जब ग्राफ पेपर में कोई भी पॉइंट नोटेशन करने जा रहे होते हैं, तब आप जो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वहाँ पर ये करते हैं कि आप वहाँ पर अक्षों को नहीं दर्शाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ, एक्स अक्ष लिखूंगा यहाँ पर, और इसके अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा, एक्स डैश अक्ष। और यहाँ पर ऊपर की तरफ जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, वाई अक्ष। और यदि यही चीज मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, वाई डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष। क्लियर हो चुका है अब आपको। देखिए ये सबसे पहली चीज होती है कि आपको ये दर्शाना होता है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये है कि ये जो आपको यहाँ एरो दिख रहे हैं, ये एरो भी लगाने होते हैं। इसका मेन कारण क्या होता है, इसका जो मेन कारण है वो ये है कि ये जो रेखाएं हैं वो चलती जा रही है, ये आपकी ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बीच में दिख रहा होगा प्लस का निशान, यहाँ पर मैं जो रेड रेड कर रहा हूँ इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब हमारा बोलते हैं केंद्र। अब देखिए केंद्र के जो निर्देशांक होते हैं, अभी हम निर्देशांक के बारे में भी समझेंगे, लेकिन आप बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके पास कुछ निर्देशांक होते हैं, उस निर्देशांक को आपको दर्शाना होता है 0,0 से। क्लियर हो चुका है, ओरिजिन को दिखाते हैं 0,0 से। उसके बाद देखिए ये जो आपके ब्लॉक्स चल रहे हैं, इधर की तरफ राइट साइड की तरफ चलूँ तो पॉजिटिव में 1 2 3 आएंगे, तो यहाँ पर लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर हो चुका है। और इधर भी चलूँ तो क्या आएगा, -1 -2 -3 और -4 और -5। ऊपर की तरफ चलूँ तो यहाँ आएगा +1 +2 +3 और +4 और +5। नीचे की तरफ चलूँ तो क्या आएगा, -1। अब देखिए -1 लिखना है तो आप इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि देखिए जब आप ये रेखा खींचेंगे, ये वाली जब रेखा खींचेंगे तो ये माइनस और आपका जो -2 है ये दोनों एक तरीके से दिख जाएंगे। तो आप -1 2 3 आप इस तरफ लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा, -3 -4 और -5। ये हो चुकी है हमारे पास चीज़ें। अब देखिए जो दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ इस ग्राफ से रिलेटेड, ये तो हो गया ग्राफ में तो हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें। अब जो ग्राफ से रिलेटेड एक छोटी और चीज़ बताने जा रहा हूँ वो होती है उसका पैमाना। अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पैमाने की,
पैमाना। अब देखिए पैमाना क्या होता है, यही हमें ग्राफ के बारे में बताता है। जैसे मैं यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ तो हमारे पास ग्राफ होता है, उस ग्राफ के अंदर हमारे पास छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, उसके बाद ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ये भी एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ये हमेशा 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं। अब ग्राफ में भी हमारे पास क्या होगा, 1-1 सेंटीमीटर का होगा। तो वो जो 1-1 सेंटीमीटर का ग्राफ है उसको आप ये जो ग्राफ बनाने वाले हैं, निर्देशांक देने वाले हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्स का जो मैंने बॉक्स गोला बनाया है, इस गोले के अंदर जो आप दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो दिखाने वाले हैं ये आप एक बॉक्स पे कितना रखना चाहते हैं। इसका मतलब मैं क्या कहने वाला हूं कि यहां पर जो एक बॉक्स मैंने जो बनाया है, ये बॉक्स ओरिजिनल में 1 सेंटीमीटर का है और ग्राफ पेपर में जब मैं दर्शा रहा हूं तब भी ये कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है। अब देखिए इसका जो अगला बक्सा दिख रहा है वो भी 1 सेंटीमीटर का है, इसका जो अगला बक्सा दिख रहा है वो भी 1 सेंटीमीटर का है। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको अगला पेन ब्लू पेन से यूज़ करके दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए यहाँ पे वापस चलते हैं, ये जो बॉक्स दिख रहा है ये भी 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है और नीचे जो हमारी गिनती चल रही है वो भी 1 2 3 4 चल रही है। इसका मतलब मैं क्या लिखने वाला हूँ कि हमारे पास जब x अक्ष की बात करूँ तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बॉक्स को 1 सेंटीमीटर से ही दर्शाया गया है। और जो मैं y अक्ष की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ इस बार, y अक्ष की बात करूँ तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर को ही 1 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, अब देखिए ज़रूरत पड़ने का मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इस ग्राफ को थोड़ा सा मुझे एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए एक्सपेंडेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड मतलब क्या होता है, हमें बढ़ाना होता है। अब देखिए बढ़ाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी जो गिनती है वो कुछ इस प्रकार से चल रही है 5 10 15 20 25। तो मैं क्या करूँगा, जो जहाँ पर मैं 1 लिख रहा था वहाँ पर अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, जहाँ पर मैं 1 लिखने वाला था, जैसे कि यहाँ पर मैं 1 लिखने वाला था वहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ 5 और यहाँ लिख रहा हूँ 10, उसके बाद लिख रहा हूँ 15, उसके बाद लिख रहा हूँ 20। ठीक है, अब मैं इसके पीछे की तरफ जाना चाहूँ तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, -5 -10 और -15। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस ग्राफ को थोड़ा सा मैंने इकट्ठा किया है, मतलब थोड़ा सा संकुचित किया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरिजन करते हैं। अब देखिए कंपैरिजन कंप्रेस क्यों करते हैं ग्राफ को, क्योंकि देखिए हमें कोई भी ग्राफ में बड़ी बड़ी चीज़ें दिखानी होती है और जब हमारे पास ग्राफ पेपर छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, ग्राफ को छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब वो 1 सेंटीमीटर का जो मेरा बॉक्स था एक्स एक्सिस में, वहाँ पर अब मैंने कितना लिख लिया है, 5 लिख लिया है। उससे अगले वाला जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स था वहां पर भी हमने 5 का गैप लिया है। उसके बाद में भी जो अगला वाला बॉक्स था वहां पर भी हमने 5 का गैप लिया है। इसका मतलब देखिए अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 5 लिख दूंगा। क्लियर हो गया आपको, 1 सेंटीमीटर बराबर 5। तो ये जो हमारा पैमाना होता है ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपके नंबर काटे जाते हैं। ठीक है ना, तो अब आपको एग्जामिनर को इतना चांस नहीं देना चाहिए कि जिससे आपके नंबर कटे। क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा एक्सपेंसिंग की बात करना चाहूँ तो देखिए इस बार मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ों का मतलब क्या है, अब मैं इसमें वाई अक्ष में आपको समझाना चाहूँगा, सॉरी इस बार मैं वाई एक्स में समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0.1, उसके बाद क्या लिख रहा हूँ 0.2, इस बार लिख रहा हूँ 0.3, सॉरी 3, उसके बाद क्या लिख रहा हूँ 0.4 और उसके बाद क्या लिख रहा हूँ 0.5। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर पहला हमारे पास 1 था, मतलब 1 था, अब वहाँ पर क्या हो गया 0.1। 0. मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ बात कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया है, जहाँ पर मेरा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को दर्शा रहा था, जो एक ब्लॉक है वो 1 सेंटीमीटर को दर्शा रहा था, वहाँ पर अब 0.1 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है। तो इस बार मैंने क्या किया है, ग्राफ को थोड़ा फैला दिया गया है। इसका मतलब मैंने ग्राफ को क्या किया है, एक्सपेंड कर दिया गया है। तो आपसे ग्राफ से रिलेटेड अब आप छोटी छोटी वो जो गलतियां हैं वो नहीं करेंगे। आपको कभी भी ग्राफ दिखे तो वहां पर इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखते हुए चलेंगे तो आपके जो ग्राफ के जो नंबर्स हैं वो एग्जामिनर कभी नहीं काट सकता है। अब चलते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति की तरफ, जो हमारा चैप्टर है और उसके अंदर जो टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है भुज और कोटि। देखिए भुज और कोटि क्या चीज़ होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एग्जाम में दिखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिल जाएगी कि भुज और कोटि किसे कहते हैं। आपको कहीं पे भी भुज दिख जाएगा या कहीं पे भी कोटि लिखी हुई दिख जाएगी। तो भुज और कोटि होती क्या है, पहले वो चीज़ देखते हैं। किसी भी बिंदु
बिंदु का y अक्ष से जो दूरी है, y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, हमारा भुज कहलाता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, यहाँ पर हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं m बिंदु है, पहले m के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये जो m बिंदु है ये y अक्ष से कितनी दूरी पर है, कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमारे पास रेड कलर की जो रेखा है, इसी को ही हम भुज कहते हैं। मतलब जो हमारे पास y अक्ष से जो दूरी होती है किसी बिंदु की, वो हमारी कहलाती है भुज। अब चलते हैं कोटि की तरफ, तो मैं आपको कोटि के लिए थोड़ा सा अलग कलर से दिखाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जो भी बिंदु है उसका हमारी x अक्ष से दूरी पर, अब देखिए x अक्ष से दूरी का मतलब क्या कहना चाहता हूं, ये जो दूरी है हमारी, ये जो आप दूरी दिख रहे हैं जो हमारे पास ग्रीन कलर से है, ये क्या कहलाती है, हमारे पास कोटि कहलाती है। अब आप बोलेंगे सर कोटि इस तरफ लिखी है, भुज यहाँ लिखा है, सॉरी ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, यदि हमारे पास अभी तो बिंदु कहाँ है, x एक्सिस पे है या y एक्सिस पे है, लेकिन यदि यही बिंदु हमारा कहाँ चला जाए, इस प्लेन पे चला जाए, इस तल पे चला जाए, तो जैसे कि यहाँ पर P देख रहे हैं आप, P बिंदु कहाँ है, एक रैंडम किसी तल पे है। इस तल के अंदर ये जो हमारे पास दूरी है, ये कौन सी दूरी कहलाएगी, हमारी x अक्ष से जो दूरी है, ये हमारी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। और ये जो आप दूरी देख रहे हैं ये कौन सी है, y अक्ष से जो दूरी है, ये क्या कहलाएगी, हमारी भुज कहलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जहां कहीं भी अब आपको भुज दिखे तो बोलना ये y अक्ष से दूरी है, और जहां कहीं भी आपको कोटि दिखे तो आपको बोलना ये x अक्ष से दूरी है। तो भुज और कोटि आपको क्लियर हो चुका होगा कि भुज और किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, निर्देशांक ज्यामिति में। ये है चतुर्थांश में निर्देशांकों का चिन्ह, चतुर्थांश में निर्देशांकों का चिन्ह। देखिए निर्देशांकों का चिन्ह होता क्या है, इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक किसे कहते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहूँगा, निर्देशांकों मतलब निर्देशांक के पहले बात करते हैं कि निर्देशांक किसे कहते हैं। देखिए हमारे पास कोई बिंदु है, उस बिंदु को हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको एक तल दिख रहा होगा x और y का, ये ग्राफ जो दिख रहा है आपको, ये जो ग्राफ दिखता है, यदि मैं इस बॉक्स को, इसको बॉक्स में बंद करूं, ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ आप देखेंगे, ये जो बॉक्स में बंद कर रहे हैं, इसे हमने क्या बोला था कि ये हमारे पास निर्देशांक तल है। अब ये देखिए इस निर्देशांक तल पे मुझे किसी बिंदु को दर्शाना है। अब बिंदु को दर्शाना है तो वो कोई बिंदु कहीं पे भी हो सकता है, निर्देशांक तल पे कहीं पे भी हो सकता है। तो निर्देशांक तल पे मैं किसी बिंदु के बारे में बात करूं तो यहाँ कहीं एक बिंदु पड़ा है। अब ये जो बिंदु पड़ा है, ये बिंदु क्या है, एक्स एक्सिस के दूरी पर है, कुछ वाई एक्सिस से दूरी पर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रैंडमली कहीं पे पड़ा हुआ है। तो ये जो दूरी के बिंदु पे है, जैसे कि मैं इसकी बिंदु की बात करूं तो ये क्या होगा, ये हमारी कौन सी है, y अक्ष से दूरी है, और ये कौन सी है हमारी x अक्ष से दूरी, सॉरी ये y अक्ष से दूरी है, और ये कौन सी दूरी है, x अक्ष से दूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बिंदु है, ये एक बिंदु कहीं भी इस निर्देशांक तल पे x और y अक्ष के किसी तल पे पड़ा है। तो x और y अक्ष पे किसी पे तल पे पड़ा है, तो इस बिंदु को इस तल पे, इस बिंदु को इस तल पे हमें दर्शाने को क्या बोलते हैं, हम निर्देशांक बोलते हैं। और इस बिंदु को किस तरह दर्शाया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बिंदु P लिख रहा हूँ, तो इस बिंदु को इस निर्देशांक तल पर कैसे दर्शाया जाता है, P ब्रैकेट x, y। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं आपको कुछ इस ढंग से लिख दूं x, y, यदि मैं और एग्जांपल से बताऊं, मैथमेटिकली बताना चाहता हूं, मैं आपको गणितीय बताना चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा 2, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास एक निर्देशांक तल है। इस निर्देशांक तल पे ये जो बिंदु है उसकी जो स्थिति है, इस बिंदु की जो स्थिति है वो 2,3 पर है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बोलता हूँ एक बिंदु है जो 2,3 पर है। इसका मतलब क्या करेंगे, आप एक निर्देशांक तल बनाएंगे, उस निर्देशांक तल पर आप उस बिंदु को रखेंगे 2,3 पर। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि निर्देशांक किसे कहते हैं, किसी भी बिंदु को दर्शाना, किसी भी बिंदु को निर्देशांक तल पे दर्शाना हमारा क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। तो यहाँ पर हमें निर्देशांक क्या मिला है, x, y। इसका मतलब हमें पहले क्या लिखना है, x एक्सिस को लिखना है, दूसरा हमें क्या लिखना है, y एक्सिस को लिखना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि x, y किसी भी बिंदु को दर्शाना कहलाता है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। फिर चलते हैं हम चतुर्थांश की तरफ। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और अंडरलाइन करना चाहूंगा, चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, अब देखिए जब हमने यहाँ पर ये ग्राफ निर्देशांक तल बनाया है, तो इस निर्देशांक तल पे हमने जब ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर हमें ये 4 तरीके के हमें बॉक्स दिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं एक ये और
ये देखिए, इन सबको रफ करते हैं। एक हमारे पास ये वाला बॉक्स मिलता है, एक हमको ये वाला बॉक्स मिलता है, एक हमें ये वाला बॉक्स मिलता है, और ये एक हमें ये वाला बॉक्स मिलता है, मतलब एक हमें ये बॉक्स मिल जाता है। ये वाला बॉक्स मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन के बीच का ये जो पार्ट होता है, ये जो एरिया होता है, ये जो क्षेत्र होता है, ये हमें क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है, चतुर्थांश। मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो तल बनता है, उस तल को 4 भागों में डिवाइड करें तो ये एक जो तल बनता है उसे चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 चतुर्थांश मिलते हैं। 4 चतुर्थांश कैसे मिलते हैं, देखिए ये जो चतुर्थांश है हमारा पहला चतुर्थांश कहलाता है। अब इनको रफ कर दूं, चतुर्थांश को बता दिया है मैंने आपको। तो ये देखिए यहाँ पर हमें पहला चतुर्थांश मिलता है, उसके बाद हमें दूसरा चतुर्थांश यहाँ मिलता है, और तीसरा चतुर्थांश यह होता है, और चौथा चतुर्थांश यहाँ होता है। तो हमें कौन से कितने चतुर्थांश मिलते हैं, जब हम 2 अक्षों की बात करें तो हमें 4 चतुर्थांश मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर चतुर्थांश पता चल चुका है, हमें निर्देशांक पता चल चुका है। अब यहाँ पर निर्देशांक और चतुर्थांश के बीच के चिन्ह बताने। अब ये देखिए चिन्ह होता क्या है, देखिए चिन्ह होता क्या है, सबसे पहले ये चीज सीखते हैं कि चिन्ह क्या चीज होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये 2,3 है, इस 2,3 को इसमें दर्शाना है, इस ग्राफ पेपर में दर्शाना है। तो हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ का 2 आएगा, फिर यहाँ पर वापस 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे हम y में, तो y में कितना है हमारे पास 3 है, और x में कितना है 2 है। तो यहाँ पर भी हम एक लाइन बना देंगे, और यहाँ पर भी हम एक लाइन बना देंगे, और जहाँ पर ये दोनों लाइन मिलती है वही हमारा बिंदु P है, और उसके निर्देशांक क्या है, 2,3। तो ये जो हमने निर्देशांक को एक चतुर्थांश में दर्शाया गया है, तो ये जो हम कभी हमें ये पूछ ले कि आपका ये निर्देशांक है, उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा चतुर्थांश होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी निर्देशांक के लिए एक फिक्स चतुर्थांश होता है, ठीक है। तो उस चतुर्थांश के अंदर उस निर्देशांक के चिन्ह क्या होते हैं, तो उन्हीं चीजों को हम समझते हैं। देखिए जब हम प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं, तो प्रथम चतुर्थांश के अंदर हमारा एक्स भी पॉजिटिव होता है, और y भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, देखिए जब हम प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं तो हमारे पास जो क्षेत्र मिलता है, हमें ये वाला क्षेत्र मिलता है, जो मैंने आपको ग्रीन करके दिखाया है यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र मिलता है। तो इस वाले क्षेत्र में आप जब देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो x के जो बिंदु है वो हमेशा क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, और जो y के भी बिंदु है वो भी हमें क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस चतुर्थांश के अंदर हमें x भी पॉजिटिव मिलेगा और y भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। अब चलते हैं हम दूसरे चतुर्थांश के अंदर। दूसरे चतुर्थांश के अंदर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो हमारा पास तल है, ये जो तल देख रहे हैं आप, इस तल के अंदर वाला बात की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो x है, ये जो x है वो हमें किस में मिल रहा है, ऋणात्मक में मिल रहा है, और जो y है वो धनात्मक में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चतुर्थांश के जो हमारे पास चिन्ह होंगे वो क्या होगा, माइनस कॉमा प्लस। क्लियर हो चुका है। अब इधर की बात करें तो यहाँ पर x नेगेटिव है, x मतलब ऋणात्मक है, और y भी क्या है, दोनों ऋणात्मक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस प्लस, माइनस माइनस आ जाएगा। और यदि मैं चतुर्थ चतुर्थांश की बात करूँ, चतुर्थ चतुर्थांश कौन सा है, ये वाला हमारे पास चतुर्थ चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश में आप देखेंगे कि जो x हमें मिलने वाला है वो धनात्मक मिलने वाला है, और जो y मिलने वाला है वो हमें कौन सा मिलने वाला है, ऋणात्मक मिलने वाला है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर हम चतुर्थांश के अंदर कैसे देखते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि प्रथम चतुर्थांश मतलब दोनों पॉजिटिव। अब आपको देखिए इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप में इमेजिन कीजिए। कैसे इमेजिन करेंगे कि आपके पास कोई प्लस है, इस प्लस के इस कोने की बात करूं तो मेरे को प्रथम चतुर्थांश मिलेगा, यहाँ पर जाऊं तो द्वितीय चतुर्थांश मिलेगा, इस तरफ जाऊं तो हमें तृतीय चतुर्थांश मिलेगा, और इस तरफ जाऊंगा तो मुझे चतुर्थ चतुर्थांश मिलेगा। अब एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास बीच में केंद्रक होता है जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। इस तरफ जाएंगे तो हमें ऋणात्मक मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, और ऊपर भी जाएंगे तब धनात्मक मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो वहां पर हमारा x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है। इस तरफ आएंगे तो हमें x ऋणात्मक मिलेगा और y धनात्मक मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास x ऋणात्मक है और y क्या है, धनात्मक है। इधर जाएंगे तो दोनों ऋणात्मक मिलेंगे, इधर जाएंगे तो हमें x धनात्मक मिलेगा और y ऋणात्मक मिलेगा। तो आप इस चीज को इमेजिन कीजिए, हमेशा कभी भी याद मत कीजिए कि हमें कौन सी चीजें कौन सी याद करनी है। जैसे प्रथम चतुर्थांश की बात करें या द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो ऐसे चतुर्थांश के साथ आप याद मत कीजिए। ऐसे बनाइए कि आपके पास एक प्लस है,
इस प्लस में इसकी बात की जाए या इस सेकंड चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश की बात की जाए या तृतीय चतुर्थांश की बात की जाए, तो आपको उसके हमें चिन्ह याद हो जाने चाहिए। क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे कि हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को अब हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्यामिति में दर्शाना है। निर्देशांक ज्यामिति में दर्शाने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास कुछ निर्देशांक दे रखे हैं इनको हमें ग्राफ पेपर में दर्शाना है। तो इसको ग्राफ पेपर में कैसे दर्शाते हैं, चलो वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है एग्जाम के अंदर कि आपके पास कितने भी बिंदु हैं, आप सबसे पहले इन बिंदुओं को लिख लें। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या क्या चीज़ें इस क्वेश्चन के से अब तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है इसके अंदर, हमने आज जो भी लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है उन सबको मैं आपको इस चीज़ से सारा क्लियर कर दूंगा कि किसमें क्या होता है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, हम इसको बिंदु ए दे देते हैं, इसको बिंदु बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं और इसको दे दिया मैंने नाम डी दे देते हैं। अब इन सभी को किसमें दर्ज करना है, हमें आयतीय निर्देशांक निकाय। अब देखिए मैं आप जिसको निर्देशांक तल बात कर रहा था वो निर्देशांक निकाय है। तो अब यहाँ पर हमें बोला है आयतीय निर्देशांक निकाय। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आयतीय क्या है। तो यहाँ पर आयत क्या है, देखिए अभी तक हमने जब ग्राफ पेपर के बारे में बात की थी, देखिए ग्राफ पेपर के बारे में क्या बात की थी, चलते हैं हम पीछे की तरफ। यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर बनाया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक छोटे छोटे आयत दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं। ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं इन्हीं को बोला गया है आयतीय निर्देशांक निकाय। तो आयतीय निर्देशांक तल भी बोल सकते हैं और आयतीय निर्देशांक निकाय भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें 4 बिंदु दे रखे हैं। इन 4 बिंदुओं को क्या करना है, आलेखित करना है। आलेखित करने का मतलब क्या है, ग्राफ में दर्शाना है। तो हम इसको ग्राफ में बाद में दर्शाएंगे, पहले अब तक जो हमने चीज़ें पढ़ी, मतलब आज के लेक्चर में अब तक जो चीज़ें पढ़ी है पहले उन सबको क्लियर करते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अब चलते हैं हम, पहले हमारे पास जो पहला निर्देशांक है। अब देखिए निर्देशांक बोल रहा हूँ, हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक होता है निर्देशांक, दूसरा होता है चतुर्थांश। तो पहले बात कर रहा हूं मैं निर्देशांक की। निर्देशांक क्या होता है, किसी भी बिंदु को दर्शाना। तो यहाँ पर हमें बिंदु दे रखा है 2,4, क्या दे रखा है 2,4। अब 2,4 है, इसका मतलब हमारे पास जो 2 है वो x है और जो 4 है वो y है। क्लियर हो गया, पहला चीज यहाँ पर मैंने निर्देशांक को बताया। दूसरी चीज यहाँ पर हम बात करेंगे चिन्ह की। तो देखिए चिन्ह निकालना बहुत आसान होता है। देखिए जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपके निर्देशांक होते हैं वो x, y है, तो यहाँ पर मैं x और y को ये चीज बोल रहा हूँ कि यहाँ पर दोनों धनात्मक है। अब यहाँ पर आप कोई भी बिंदु रखेंगे तो वो उसके चिन्ह के साथ रखेंगे, तो कभी भी चिन्ह को परिवर्तित नहीं करना है। इसके अंदर बिना चिन्ह के ये चीज बनाई गई है x, y, तो इसके अंदर चिन्ह के साथ रखना है। इसका मतलब ये जो 2 लिखा हुआ है वो धनात्मक है और 4 क्या लिखा हुआ है, दोनों धनात्मक है। तो ये दोनों क्या हो गए, धनात्मक। अब चलते हैं हम चतुर्थांश की तरफ। तो ये कौन सा चतुर्थांश होगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब x भी धनात्मक और y भी धनात्मक, तो केवल हमारे पास एक ही चतुर्थांश बचता है, वो हमारा है प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश ही एक चीज है जहां पर x भी धनात्मक है और y भी क्या है, धनात्मक है। अब चलते हैं हम b की तरफ। देखिए b में क्या है, -2,3, इसको हम कैसे दर्शाएंगे, x, y से। अब देखिए यहाँ पर x आपको ऋणात्मक दिख रहा होगा और y क्या दिख रहा होगा, धनात्मक दिख रहा होगा। देखिए x ऋणात्मक y धनात्मक, x ऋणात्मक y धनात्मक, तो कौन सा चतुर्थांश हो गया आपका, द्वितीय चतुर्थांश। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपको कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। देखिए सी पॉइंट है हमारा, सी में क्या है, -4 और -3। तो अब चलते हैं इसको निर्देशांक में दिखाएंगे तो x, y से दिखाएंगे। अब देखिए ये जो सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, ये लिखना, ये चीज भूल जाते हैं कि कौन सा x है कौन सा y, तो वो लिख देते y, x। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपको ये बात अपने माइंड में रख लेनी चाहिए, पहले x आएगा, दूसरा क्या आएगा, y आएगा। अब यहाँ पर x क्या है, ऋणात्मक, और y भी क्या है, ऋणात्मक। और जब दोनों ऋणात्मक होते हैं तो हमारा नीचे वाला निर्देशांक होता है और ये हमारा कौन सा निर्देशांक कहलाता है, तीसरा निर्देशांक कहलाता है। तो अब देखिए एक चीज और जो चीज ध्यान रखने लायक है, देखिए आप यहाँ पर हमारे पास प्रथम चतुर्थांश है। अब आपको यहाँ से नीचे नहीं घूमना है बल्कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम ग्राफ के अंदर बात करते हैं तो हम घड़ी के विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश है, यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश है, यहाँ पर तृतीय और यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश है। तो हम क्या करें, घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक है,
अब चलते हैं हमारे पास तीसरा जो चौथा है डी। डी कौन सा है 5 कॉमा माइनस का 2। इसका मतलब ये क्या है x कॉमा वाई, और इसकी मैं बात करूं तो ये क्या आएगा प्लस और माइनस। अब देखिए x प्लस में मतलब ये और y माइनस में मतलब ये, तो कौन सा चतुर्थांश हो गया हमारा चतुर्थ चतुर्थांश हो गया है। तो आप मेरे जो हाथ के इशारे हैं उन्हें ढंग से देखिएगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। क्लियर हो गया है आपको। अब चलते हैं इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। ग्राफ मतलब ये हमारे पास ग्राफ पेपर बन चुका है। इस ग्राफ पेपर में हमें दर्शाना है तो सबसे पहले ग्राफ की जो छोटी छोटी गलतियां पहले उनको लिखते हैं फटाफट। देखिए पहली जो गलती यहाँ पर हम x लिखना भूल जाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं x अक्ष, यहाँ क्या लिखेंगे x अक्ष, और यहाँ पर क्या लिखेंगे x डैश अक्ष। इसका मतलब क्या लिख रहे हैं हम ऋणात्मक में अक्ष को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे y अक्ष, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे y डैश अक्ष। क्लियर हो चुका है अब यहाँ पर। और ये जो हमारा सेंटर दिख रहा है ये हमने बना दिया है 0। क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, इसकी मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6 और फिर आएगा 7। अब ये 7 वाला थोड़ा, और ये हो गया 8। अब मैं ऋणात्मक में जाना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा मैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के 4 और ये हो गया है माइनस के 5। ऊपर की तरफ चलो धनात्मक में तो क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और क्या आएगा 6। यहाँ पर बात करूं तो क्या आएगा माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस का 4। यहाँ तक हो चुका है अब हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हमें कौन कौन से बिंदु लिखने हैं। सबसे पहले हम बिंदु का नाम लिखते हैं 2,3, 2,4, 2,4। हमारे पास जो पहला बिंदु है वो है हमारे पास 2,4। दूसरा जो बिंदु बात करें हम तो वो कौन सा है वो भी देख लेते हैं -2,3। तो यहाँ पर दूसरा बिंदु है -2,3। अब हम चल रहे हैं तीसरे बिंदु की तरफ। तो तीसरा जो बिंदु है वो है हमारे पास -4,-3। तो यहाँ पर जो तीसरा बिंदु है -4,-3। और हमारे पास जो चौथा बिंदु है देखे हैं चौथा बिंदु की तरफ 5,-2। तो यहाँ पर जो चौथा बिंदु हमें मिला है 5,-2। तो अब इसको सबको निर्देशांक तल के ऊपर दर्शाते हैं कि निर्देशांक तल के ऊपर किस तरह दर्शाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको निर्देशांक तल के ऊपर दर्शा रहा हूँ। पहला जो बिंदु है वो है 2,4। इसका मतलब x अक्ष में कितना है 2 है। तो ये रहा हमारे पास x अक्ष। यहाँ पर मैं 2 कर लेता हूँ, यहाँ तक मैं 2 वाली लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास हो गया 2 वाली लाइन, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब क्या करना है 4 वाली y में 4। तो ये देखिए ये y में 4। तो ये वाला जो पॉइंट मिलता है, ये वाला जो पॉइंट है, अब देखिए इसको नाम दे देते हैं P, Q, R और S, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या नाम दिया पहले हम वो देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने दिया है ABCD। तो एक काम करते हैं यहाँ पर भी हम इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो यहाँ पर मैंने नाम दिया है A, B, C एंड D। तो ये जो बिंदु मिला है इसको बोलेंगे A और इसके साथ साथ इसके निर्देशांक लिखेंगे 2,4। क्लियर हो गया है। अब चलते हैं -2,3 की तरफ। तो ये देखिए हमारे पास ये रहा -2, ये हो चुका है हमारे पास -2 और ये हो चुका है +3। तो ये जो बिंदु देख रहे हैं आप, ये जो बिंदु देख रहे हैं B, इसके निर्देशांक क्या होगा -2,3। क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं हम बाकी के बिंदु की तरफ। देखिए बाकी के बिंदु कौन कौन से हैं उसकी तरफ चलते हैं। बाकी बिंदु है -4, -3। इसका मतलब x अक्ष में जाना है हमें -4 और y अक्ष में जाना है -3 की तरफ। और ये जो बिंदु जहाँ पर दोनों कट हो रहे हैं इसके निर्देशांक c कहलाएगा। और ये जो c है -4, -3 हो गया है। अब चलते हैं चौथे की तरफ, वो है 5, -2। तो ये देखिए x अक्ष में मुझे 5 मिल चुका है और y अक्ष में मुझे 2 मिल चुका है। और ये जहाँ जाके दोनों मिल रहे हैं वो हमारा क्या कहला रहा है D। और इसके जो निर्देशांक है वो 5, -2 है। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं हमने वो चीज़ देखी। इसके साथ साथ हमने आज निर्देशांक ज्यामिति के बारे में देखा कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, और उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें की, चिन्ह कैसे याद किया जाता है, सब चीज़ें देखी। अब जो हमारा अगले आने वाला जो वीडियो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अब देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना बहुत आसान है। आपको बोल दूँ एक बिंदु 2 पर है, एक बिंदु 4 पर है, तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या बोलेंगे
2 सेंटीमीटर। तो ये बहुत आसान है, लेकिन यदि हम इसी ही निर्देशांक की बात करें, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर बात करें, तो उस निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आप उसको कैसे निकालेंगे उस सब के बारे में देखेंगे। यदि आपको आज वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट है आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि अगले आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर आपके डाउट को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।